फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2 और 3 हो चुका था। हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे, कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपया में कोई घड़ी विक्रय किया। विक्रय मतलब क्या होता है? सेल किया। वह जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी कोई घड़ी को 336 रुपया में बेचा, ठीक है, और वह जितने में खरीदा था उसको उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा हम इसको अपने रियल लाइफ की तरफ इसको हम मोड़ते हैं, क्योंकि रियल लाइफ से जोड़ने पर सवाल हम लोग का चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो क्यों ना इसको भी हम जोड़ देते हैं। देखिए, आप ऐसा मानिए, आप अपने ऊपर मानिए कि आपने 200 रुपये का मोबाइल खरीदा। ऐसे 200 में मोबाइल नहीं आता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपने 200 रुपये में मोबाइल खरीदा। ठीक है दोस्तों, अब आपको सवाल में बोला है, मतलब ये कंडीशन रखा है कि आप 200 में खरीदे हैं ना, आप 200 में खरीदे हैं तो आपको 10% प्रॉफिट कमाना है इस पर, यानी कि आप 10% अपना लाभ रख के मोबाइल को बेचिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे निकालिए कि 10% क्या होता है, किसका 10%? तो आप जितना में खरीदे होंगे उसी का 10% ना। तो दोस्तों, यहाँ से एक तो पॉइंट क्रिएट हो रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकलता है, जिस पे हम सामान खरीदते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर हमको लाभ का प्रतिशत निकालना पड़ता है। ये दोस्तों हमेशा जीवन में याद रखिएगा। ठीक है, तो हम बोले कि 10% प्रॉफिट कमाना है। कितना कमाना है? 10%। तो 200 का 10% क्या होगा? परसेंटेज से निकाल देना। 0 0 कट गया, 0 से यहाँ कट गया, मतलब कितना आ गया? 20 रुपया। यानी कि हम 20 रुपया उसमें एक्स्ट्रा रख के अगर बेचते हैं मोबाइल को, तभी हमको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब इसको कितना बेचना पड़ेगा? 220 में बेचना पड़ेगा, तो हमको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल में क्या बोला था? अब सवाल में क्या बोला है, देखिए इस सवाल में क्या बोला है। इसमें एक कंडीशन दे देखे कि आप 220 में बेचे हैं ना, 220 में बेचे हैं, तो आप जितना में खरीदे होंगे ये वाला चीज, ठीक है, आप जितना में इस चीज को खरीदे होंगे उतना ही परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। यही तो सवाल में दे दिया है, यही सवाल में दे दिया है। तो एकदम एकदम हलवा सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं और अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम, इसको हम मिटा दिए। ठीक है, ये हमारा बोर्ड है बाबू। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल फिर से पढ़ते हैं। कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में किसी घड़ी को विक्रय किया। वह जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों सीधा करते हैं, हम लिखते हैं माना घड़ी खरीदा बराबर 100 रुपया में। मान नहीं ना मानेंगे, हमको जब पता रहेगा कि कितना में खरीदा तब ना पता चलेगा कि उतना ही में प्रॉफिट हुआ। यानी कि जितना में घड़ी खरीदा उसको उतना ही प्रॉफिट हुआ, तो x में खरीदा तो लाभ भी कितना हो गया? x का ही। ठीक है, इसलिए उसका लाभ प्रतिशत क्या हो गया? x% हुआ। यही ना, जितना में खरीदा उसको उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। अब क्या हो गया? लाभ तो निकल गया प्रतिशत में। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्चुअल में कितना रुपया लाभ हुआ वो तो पता करेंगे। तो लाभ कैसे निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है, मतलब आप जितना में खरीदे हैं उसी पे लाभ निकलेगा। ठीक है, तो हम 100 में खरीदे हैं, इसलिए लाभ बराबर 100 रुपया का x%। ठीक है, तो x का x/100, इसका परसेंटेज निकाल लिए, तो ये कितना हो गया हमारा?
एक्स स्क्वायर बट्टा में 100। एकदम सवाल आसान हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। हाँ, अब लाभ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बटा 100 रुपया। कितना हमको लाभ मिला, मतलब मेरा लाभ कितना था 100 रुपया। अब मेरा लाभ कितना, सॉरी, मेरा क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया और लाभ कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटा में 100 रुपया, ठीक है। हम लोग इतना तो जानते हैं, इतना तो जानते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, जितना में हम खरीदें और जितना हमारा प्रॉफिट हुआ दोनों को जोड़ देंगे तब ना विक्रय निकलेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार क्रय मूल्य, क्या, क्रय मूल्य प्लस प्लस क्या, लाभ स्क्वायर किया, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, एक्स, वहाँ पर ऊपर में देखिए लिखा हुआ है एक्स, लाभ कितना है ये वाला, देखिए मेरा क्या है, खड़ी जो मतलब घड़ी जो खरीदा इसी को तो क्रय बोलते हैं, क्रय एक्स में खरीदा, और लाभ कितना हुआ उसको एक्स स्क्वायर बटा 100, तो एक्स स्क्वायर बट्टा में 100, ठीक है। अब सब मिला कितना बचा है 336 में, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 336। दोस्तों कितना इजी था एकदम, सवाल को अपने ज़िंदगी की तरफ जोड़िए और सवाल को हल कर लीजिए, कितना आसान है। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या एक है, इसको क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लिए, तो यहाँ 100 एक्स हो गया प्लस 100 कट गया, एक्स स्क्वायर हुआ बराबर 360, सॉरी 336। आप क्या किए, कोना कोनी गुना कर लिए, तो 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाला को पहले लिखते हैं दोस्तों, इसको गुना हो जाएगा 36, ठीक है। 336 में डबल जीरो जोड़ दिए, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो संख्या है इसको हम इससे लेके आएंगे, इक्वेशन बनाना है हमको, इसको सजा के लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 100 एक्स माइनस में कितना है 33,600 ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 33,600 बराबर में 0। ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण, और आंसर भी आ गया बेटा, ये क्या आ गया द्विघात समीकरण, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। कितने आसानी से हम लोग समझ लिए इसको, और बहुत ही आसान से समझे, क्या देखिए दोस्तों, अरे ज़्यादा छोटा हो गया क्या, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिखता होगा, कोई बात नहीं, हम तो पहले ही इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कितना आसान है क्वेश्चन, देखिए अब देखिए, अब क्या आ गया, नदी के धारा, लो अब नदी के किनारे चलते हैं हम लोग, अब कहाँ चलेंगे हम लोग, नदी के किनारे, चलिए नदी के किनारे चलते हैं। क्वेश्चन है नदी के धारा का वेग, वेग मतलब क्या होता है स्पीड, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक, जो नाव चलाता है उसका नाम क्या है, रतन है, रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी आरंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा का समय लगा। दोस्तों क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बात को समझिए पहले, ठीक है। ये है नदी, क्या है, ये है नदी, ठीक है। बोला है नदी के धारा के वेग, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें ना स्पीड 2 तरह का होता है, एक होता है शांत जल में, क्या होता है, एक होता है शांत जल में नाव का वेग होता है, और एक होता है धारा का वेग। इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, देखिए जब आप चलाइएगा नाव, तो जो नाव का स्पीड रहेगा, ऐसे जा रहा नाव, ठीक है, तो नाव का स्पीड, ठीक है, और इस धारा का भी तो स्पीड रहता है, तब ना आपको यहाँ ऊपर नीचे से पुश करता है, तब आपको चलने में थोड़ा मतलब स्पीड करने में थोड़ा सुविधा होता है। ये स्पीड क्या हो सकता है, इसके धारा मतलब जो नाव चल रहा है उसी की तरफ से हो सकता है, या तो विपरीत दिशा से भी हो सकता है, ठीक है। तो जो धारा के साथ चलेगा
तो उस क्या हुआ, नाव के लिए फायदा हुआ, और धारा के विपरीत चला नाव के लिए थोड़ा नुकसान हुआ। ठीक है दोस्तों, एकदम सवाल को समझ लिए आप लोग। चलिए अब इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये समझ में आएंगे, मिटा दीजिए इसको। चलिए मान लेते हैं शांत जल में नाव का वेग कितना है, x किलो। तो हम क्या किए, माना शांत मतलब जल ना शांत है, शांत जल में माना शांत जल में नाव का स्पीड मतलब वेग कितना है, x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये नाव का चाल है बाबू। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, नदी के धारा का वेग अब क्या निकालते हैं, नदी के धारा का वेग कितना है, सवाल में दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हम जो शांत जल में नाव का वेग x मान लिए और धारा का वेग तो दिया हुआ है, ये है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं धारा के साथ नाव का वेग क्या होता है। जब भी दोस्तों धारा के साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धारा के साथ तो जुटता है, और जब बोलेंगे धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत तो वेग क्या होता है, घट जाता है। मतलब हम किस वेग की बात कर रहे हैं, इस वाली वेग की, मतलब शांत जल में नाव का वेग और धारा का वेग। जब हम बोलेंगे धारा के साथ है तो दोनों वेग जुड़ जाएगा, और जब हम बोलेंगे धारा के विपरीत है तो दोनों वेग घट जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों, आया? अगर कोई असुविधा है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, ठीक है, जिससे हम आपको अच्छे से समझा पाए या आपके डाउट को हम कैच कर पाए। तो अब लिखेंगे धारा के साथ नाव का वेग। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है लेकिन एकदम क्लियर कर दिए। ठीक है, अब लिखते हैं धारा के साथ नाव का वेग। देखिए हम इसमें दो चीज माने हैं, एक नाव का वेग माने हैं शांत जल में और धारा का वेग माने हैं। अब धारा के साथ वेग क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत हम पहले ही बताएं दोस्तों, धारा के साथ रहेगा तो जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, शांत जल में नाव का वेग पढ़े, ठीक है, x, और नदी के धारा का वेग पढ़े 2। ठीक है, अब धारा के साथ वेग क्या हो गया, जुट गया, और धारा के विपरीत नाव का वेग क्या हो गया, घट गया। चलिए अब क्या हो गया, देखिए दोस्तों, अब उस नाविक को धारा के साथ 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी कितना हो गया मेरा, 21 किलोमीटर। अब क्या किया, नाविक को धारा के साथ 21 किलोमीटर जाने में लगा समय। कितना समय लगा दोस्तों, टोटल दूरी कितना है 21। ठीक है, धारा के साथ बोला, धारा के साथ क्या है मेरा, धारा के साथ हमारा वेग कितना है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 समय का दूरी बट्टा में चाल, मतलब दूरी बट्टा में वेग। तो धारा के साथ वेग कितना है, x प्लस 2। तो धारा के साथ मेरा 21 किलोमीटर जाने में समय क्या लगेगा, 21 मतलब टोटल दूरी बट्टा में चाल, यानी कि समय वेग इतना हो गया, इतना घंटा। ठीक है दोस्तों, अब धारा के विपरीत, नाविक को धारा के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में
लगा समय। इसमें क्या होगा समय 21, विपरीत बोला है ना, तो विपरीत का भी कितना है x-2, तो x-2 घंटा। ठीक है दोस्तों, अब सवाल में क्या बोला है कि देखिए सवाल में क्या बोला है कि उसे पुनः मतलब पुनः जाके वापस आने में 10 घंटा का समय लगता है। मतलब जाने में कितना समय लगा 21/x+2 और आने में कितना समय लगा 21/x-2। दोनों को जोड़ देंगे तो उसका समय पता चल जाएगा। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार 21/x+2 जोड़ 21/x-2 बराबर 10 घंटा। कितना आसान दोस्तों था, कितना समझ में आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लिए, x+2 x-2, x+2 कट गया। अब 21 गुना में ये वाला आएगा, 21 गुना में x-2 प्लस x-2 कट गया यहाँ से, तो 21 गुना में x+2 बराबर 10। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो 21x इसका गुना कर दिए, माइनस 21 गुना 42 प्लस 21x गुना करिए तो अब फिर 21 दुना 42 प्लस का 42। ठीक है, बट्टा में देखिए दोस्तों, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ना, a+b × a-b, वही फार्मूला है ना। तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, देखिए ये माइनस का 42, ये प्लस के 42 कट गया। अब 21x प्लस 21x क्या हो गया 42x। ठीक है, नीचे क्या होगा x² बट्टा में 4 = 10। अब क्या होगा, कोना कोनी गुना कर लीजिए आप, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो पहले वेरिएबल करेंगे। 42x बराबर 10x² माइनस 40। आप क्या करेंगे, इस चीज़ को पूरा को लेकर चल जाएंगे, लेकर चल जाते हैं। x² माइनस 40 माइनस के 42x बराबर 0। ठीक है, इसको सजा लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। 10x² माइनस 42x माइनस 40 बराबर 0। यह हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें भी 10 है, इसमें 42 है, इसमें 40 है, तो क्या 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ भी कर सकते थे कि इस चीज़ को एक ही जगह रख लेते हैं और x वाला को एक जगह रखते हैं, वहाँ से 2 कॉमन लेके काट देते हैं। लेकिन यहाँ भी बात है कि है 2 कॉमन ले लीजिए, तो 5x² हो गया, 21 दूना 42 होता है, माइनस 20 बराबर 0। अच्छा एक गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। x² माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा ना। ठीक है, तो हो गया हमारा द्विघात समीकरण, हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों।